स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर के मंच पर। नरेंद्र मोदी को इस बार अमेरिका का दौरा करना बड़ा महंगा पड़ गया, लेनी की देनी पड़ गई। जो सोचकर मोदी गए थे, क्या वो कुछ भी हाथ लगे? सवाल यह है कि क्या ट्रंप की मुट्ठी में अब भारत को नरेंद्र मोदी छोड़ करके आ रहे हैं वापस? और साथ ही सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप के आगे घुटने टेकने के बाद रूस के साथ हमारी जो दोस्ती है, क्या उसमें अब खटास आ जाएगी? कंट्रोल रूम सबसे पहले आशीष सर को हमारे साथ जोड़ लीजिए। सर नमस्कार। क्या लगता है, क्या वाकई नरेंद्र मोदी को लेनी की देनी पड़ गई अमेरिका में जाकर के? सब कुछ, वो भारत का सब कुछ लुटा करके आए इस बार? अदिति, मोदी को लेनी की देनी नहीं पड़ी है, भारत के लिए दिक्कत पैदा हो गई है। देखिए, हेडलाइन मैनेजमेंट चल रही है सुबह से ही, और हेडलाइन मैनेजमेंट भारत में 365 दिन लगातार अनवरत चलता रहता है। उस हेडलाइन मैनेजमेंट के पीछे की हकीकत जो है, आज एक एक आंकड़ा हम रखेंगे। आंकड़ों की जुबानी कुछ भी हम नहीं बोलेंगे, आंकड़े बोलेंगे खुद। 20-22 मिनट दर्शक हमारे साथ आंकड़े सुने और इच्छा हो तो नोट करके क्रॉस चेक कर लें उसको। मोदी जी आज सामने आए ट्रंप के साथ, तो ट्रंप ने क्या कहा? बहुत हार्ड बार्गेनर, हार्ड निगोशिएटर हैं मोदी, मैं उनके मुकाबले कहीं नहीं हूं। यहां पर तालियां बजने लगी, हार्ड निगोशिएटर हैं ये बोल करके। कहते चने के झाड़ पे चढ़ा देना, चने के झाड़ पे चढ़ा करके और सब कुछ ले लिया। आप बताइए, मोदी को अमेरिका बुलाया और कहते हैं कई बार ये घटनाएं, मतलब ये दुर्घटना कहते हैं कि किसी को बंधक बना करके उस सब कुछ उसके जेब से, घड़ी उतारो, अपना वॉलेट दे दो, जेब में पैसा है वो दे दो, गाड़ी की चाबी दे दो, सब ले करके और कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। वही किया है, सब कुछ ले लिया और खाली हाथ बैरंग वापस कर दिया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में शेयर मार्केट में कोहराम मच गया और कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन हमें रूस के भी एंगल पर, क्योंकि अभी जब मैं आंकड़े रखूंगा तो उससे समझ में आएगा, रूस से जो हमारी ऐतिहासिक दोस्ती है, हर मुसीबत में रूस हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्या उससे संबंधों में दरार आ जाएगी? यह भी बड़ा सवाल है कि वो दोस्त भी अब दोस्त नहीं रह जाएगा क्या? मैं आंकड़ों से शुरू करूं उससे पहले जरा हेडलाइन मैनेजमेंट दिखाता हूं। जरा कंट्रोल रूम स्क्रीनशॉट दिखाइए। टैरिफ प्रस्ताव दिखा रहे थे ट्रंप, मोदी ने भी समझा दिया जैसे को तैसा वाला जवाब। हटा दीजिए, ये कहीं भी कोई समझाया नहीं है। जब इस आर्टिकल के अंदर जाएंगे, अंबानी जी का चैनल है, अंबानी जी का मीडिया हाउस है, जब इस आर्टिकल के अंदर आप जाएंगे तो पूरे आर्टिकल में मैं पढ़ा देख करके कि आखिर देखूं जो हम नहीं समझ पा रहे हो ये समझ गए हो साहब। अंदर सब कुछ लिखा है। मोदी ने इशारों में, वहां पर जब पोडियम पे खड़े थे तो इशारों में, कौन सा इशारा था वो इशारा भी नहीं बताया है कि दाहिना हाथ ऊपर किया, बायां ऊपर किया, कोई इशारा नहीं बताया है। अगला एक स्क्रीनशॉट है, दिखाइए। इसमें सब कुछ लिखा है। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, भारत पर क्या असर होगा। लेकिन नीचे आइए, ट्रेड से टेररिज्म तक ट्रंप ने किए कई बड़े ऐलान, पीएम मोदी को बताया टफ निगोशिएटर। यहीं पर ताली बज रही है ना, टफ निगोशिएटर। अब हटा दीजिए, हम दिखाते हैं टफ निगोशिएटर के बारे में हकीकत क्या है। सबसे पहला जो जिसकी चर्चा है, 5 डील हुई है, उस 5 डील में पहले नंबर पर है ईंधन, तेल, कच्चा तेल। कच्चे तेल को लेकर के ट्रंप ने कहा है कि अब सबसे ज्यादा खरीदारी भारत हमसे करेगा, आयात हमसे करेगा। मोदी जी ने हामी कर दी, मुंडी हिला दिया है, आ गए। अब तेल का खेल और तेल का इकोनॉमिक्स समझने के लिए मैं पहले आपको बताऊं भारत की तेल की जरूरत कितनी है। दुनिया में तीसरे नंबर की खपत है भारत में, चीन अमेरिका के बाद। और आयात का अमाउंट जो है, कितने पैसे का आयात करता है, चौंक जाएंगे। 132 अरब डॉलर का आयात 2024 में कच्चे तेल का भारत ने किया है। 132 अरब डॉलर वो अमाउंट है कि जब विश्व में धनाढ्यों की आप सूची खोलेंगे तो टॉप 10 में वॉरेन बफेट वगैरह का नाम जो देखेंगे, उनका करीब करीब उनकी कुल संपत्ति इतना ही है जितना भारत एक साल में खरीदता है तेल। इसको रुपए में बता दूं, 11 लाख करोड़ रुपए। 11 लाख करोड़ वो अमाउंट है कि कई साल का मनरेगा या ऐसे स्कीमों का फंड एक बार में 11 लाख करोड़ रुपए का फंड ये है, मतलब पैसा जितने का आयात करता है तेल। अब बड़ी बात कि इस आयात में जब इतने बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की भारत को जरूरत है और सब इतने बड़े अमाउंट में आयात करता है, तो कितना आयात करना पड़ता है।
कुल जो भारत की जरूरत है उसका 80 से 88%, कुछ जगहों पर 80 है, कहीं पर एक आध जगह पर 88% है, 80 से 88%। यानी मान ले आप करीब करीब जितनी हमको जरूरत है उसका पूरा का पूरा 10 में 9वां हिस्सा, 9 हिस्सा वो हमको आयात करना पड़ता है। अब आता है तेल का इकोनॉमिक्स की दबाव ये क्यों डाला ट्रंप ने, क्यों सब रखवाया सामान। एक ग्राफ है, दिखाइए जरा कंट्रोल रूम, इस ग्राफ से पता चलेगा। अब देखिए आप ग्राफ, कच्चे तेल का इकोनॉमिक्स देखिए, इसमें भारत को तेल निर्यात करने वाले देश नंबर 1 पर रूस है। रूस का अमाउंट देखिए, 45.4 बिलियन डॉलर, इतने का रूस हमको तेल देता है। एक नंबर पर है, 45.4 बिलियन डॉलर भारत से रूस जाता है कच्चे तेल के लिए। इराक दूसरे नंबर पर है, 28.5 बिलियन डॉलर, नंबर 2 पर है, लेकिन नंबर 1 नंबर 2 में 17 बिलियन डॉलर का अंतर है। नंबर 3 सऊदी अरब, 23.5 बिलियन डॉलर, रूस से करीब करीब आधा अमाउंट है। यूएई बड़ा हिस्सा है, लेकिन फिर भी बड़ा हिस्सा कितना छोटा नजर आता है, 8.6 बिलियन डॉलर नंबर 4 पर है। अमेरिका 6.9 बिलियन डॉलर, और छठे पर है कुवैत 5.2 बिलियन डॉलर। यानी रूस, इराक, सऊदी और यूएई, इन तीनों को आप मिला दें तो 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन 4 देशों से भारत तेल आयात करता है, 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा। और 100 बिलियन डॉलर के मुकाबले अमेरिका 7 बिलियन डॉलर भी नहीं है। 100 बिलियन डॉलर उधर हो रहा है और इधर 7 बिलियन डॉलर भी नहीं है, वो 105 बिलियन डॉलर के आसपास, 100 पार है, यहाँ 7 बिलियन डॉलर भी नहीं। ये अमेरिका को दिक्कत थी। अमेरिका दरअसल भारत के साथ अभी उसका व्यापार जो है वो बाकी मुल्कों के हिसाब से देखें तो छोटा है। 100 कुल मिलाकर के, जो 2024 का ऑथेंटिक आंकड़ा मेरे पास है, 129.2 बिलियन डॉलर का भारत और अमेरिका के बीच का कुल व्यापार है, जिसमें यूएसए डेफिसिट में है, नुकसान में है। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। अमेरिका भारत से 87.4 बिलियन डॉलर का आयात करता है और भारत जो भेजता है सामान वो 41.8 बिलियन डॉलर का, यानी 45.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के पक्ष में, भारत को नफा है। अब ये कहा कि सबसे ज्यादा तेल हमसे खरीदो, मोदी जी हामी कर दिए। तेल खरीदने में क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि किसी की ब्लैकमेलिंग पर जबरिया कोई हमको क्यों बेचेगा। आज की तारीख में अगर हम रूस से खरीद रहे, सऊदी से ले रहे तेल, तो भारत को फायदा होगा तभी तो। सरकार तो तेल खरीदती नहीं है, सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां खरीदती हैं तेल, तो वो तो सौदे में देखती है ना फायदा किससे है। फायदा रूस से है, तब तो सबसे ज्यादा ले रहे हैं। कोई रूस पे एहसान नहीं कर रहे हैं और न रूस हम पर एहसान कर रहा है। रूस के साथ तेल खरीदने में फायदा है, सऊदी के साथ फायदा है, हमें इराक के साथ फायदा है, यूएई के साथ फायदा है। अब फायदा कैसे होता है वो भी समझिए। अमेरिका के साथ हम तेल का व्यापार जब करेंगे, उससे ज्यादा खरीदेंगे, तो रुपया डॉलर के मुकाबले आपको पता है रसातल में पड़ा है, पाताल में जा रहा है। जब रुपया कमजोर होगा उसकी करेंसी के मुकाबले, जितना कमजोर होगा हम उससे व्यापार करेंगे तो हमारा वो आयात उतना महंगा पड़ेगा। दूसरी बात, रूस और भारत के बीच की भौगोलिक दूरी, यूएई की दूरी भौगोलिक, सऊदी अरब की भौगोलिक दूरी, ये सब आप देखिए। और फिर देखिए अमेरिका की भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी जब बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज, लॉजिस्टिक्स के चार्जेज बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारा आयात महंगा हो जाएगा। हम महंगा आयात क्यों करेंगे? सिर्फ इसलिए कि ट्रंप ने धमकी दे दी है, ट्रंप के सामने हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए हम कर लेंगे। ये है पहला खेल, सबसे बड़ा खेल तेल का। अब तेल के बाद जी, हाँ, मैं इसमें जानना चाहूंगी कि तेल के मुद्दे पर इतना बड़ा घाटे का सौदा करके मोदी कैसे लौट सकते हैं और उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में बात नहीं हो रही है, तो घाटे का सौदा है ना। नहीं तो नहीं होगी मेन स्ट्रीम मीडिया में। मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, सुबह से ढूंढ रहे बेचारे, उनकी मेहनत को आप सलूट करिए। वो सुबह से ढूंढ रहे, कुछ है ही नहीं है चलाने लायक। तो अब पता है इस समय क्या चला रहे हैं कि ट्रंप ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा कि मोदी ने तुरंत खारिज कर दिया। वो कौन सा प्रस्ताव है कि ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन का जो विवाद है उसकी कहिए तो हम उसमें मीडिएशन कर दें, मीडिएटर हम बन जाए। तो मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, वो अपना मामला है, निपटा लेंगे। द्विपक्षीय मामला है, अमेरिका अगर बीच में घुसेगा तो चीन और भारी पड़ जाएगा।
चीन भारत को नाको नहीं चबवा देगा। फिर जब जैसे ही ट्राइलेटरल हुआ, अभी तो बाइलेटरल है ना, बाइलेटरल मामला बहुत सारी गुंजाइश होती है। और ट्राइलेटरल में और मुसीबत कब होगी कि चीन अपने आप को अमेरिका के बराबर ताकतवर मानता है। चीन अब अपने आप को अमेरिका से ऊपर, अमेरिका से बड़ा सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है, तो वो अमेरिकी मध्यस्थता को वो कैसे स्वीकारेगा? मध्यस्थता तब होती है किसी के बीच में, मतलब ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं इनसे में कौन बात करे, किस बुद्धि से कर रहे हैं। कोई भी मध्यस्थता तब होती है, हमारे और आपके बीच विवाद है, कोई भी मध्यस्थ तब बनेगा, उसमें मीडिएटर तब बनेगा जब मैं और आप दोनों तैयार होंगे कि अच्छा ठीक है फलाने को बुला लो जो है, और वो बैठेंगे तो उनकी बात सुन लेंगे हम दोनों क्या कहते हैं। मैं मीडिएटर लेके चला हूं अपने किसी परिचित को, आप उसका चेहरा देखना आपको नहीं पसंद है, कैसे मीडिएटर वो बनेगा? इसको दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने मना कर दिया। अरे तुम चीन से पूछो, चीन मध्यस्थता के लिए तैयार होगा, अमेरिका को बैठने देगा टेबल। सर तेल के मुद्दे पर हम ये जानते हैं कि देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। अब एक आम आदमी को भी पता है कि 5 का सामान जो है हम 10 में नहीं खरीदेंगे, तो ऐसे में अमेरिका से एक्सपोर्ट करवाना ये किस तरह की डील है? अभी तो हामी भर के आए हैं, अभी देखिए कंपनियां क्या करती हैं। तेल की बात, तेल तो हमारे बगल भूटान में 64 रुपए 65 रुपए लीटर बिक रहा है, और हमारे यहाँ 100 पे पहुंचा हुआ है। अब छोड़िए उसको, हम तेल से आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें तेल से आगे चलते हैं। तेल से आगे चलिए, आइए जरा हथियार पर अब आ जाते हैं। हथियार में भारत 2023 तक एक 2014 से 13 से 17 का फेज जो कैलकुलेट हुआ था, इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, ये मैं नहीं करता ना, न्यूज लॉन्चर करता है, इंटरनेशनल एजेंसीज ये पूरा डाटा तैयार करती हैं। और नेक्स्ट डाटा जो है वो 2019 से 2023 का बना। पहले वाले 19 तक वाले में भी, 18 तक वाले में भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था। रक्षा उपकरणों का, डिफेंस का सबसे बड़ा आयातक दुनिया में भारत था। 19 से 23 में भी वही स्थिति है। पूरी दुनिया में जो हथियारों का बाजार है उसमें सबसे बड़ा खरीदार भारत है 9.8% के साथ। 9 पॉइंट, पूरी दुनिया का जो हथियार का मार्केट है उसमें 9.8% भारत खरीदता है। उसके बाद और पाकिस्तान, सऊदी अरब, कई कंट्रीज हैं, लेकिन भारत नंबर 1 पर है। अब जो भारत की कुल रक्षा खरीद है, इस रक्षा खरीद में 36%, 36% अकेले रूस से हम खरीदते हैं। देखिए कहां कहां चोट किया ट्रंप ने। मैं क्यों कह रहा रूस से दोस्ती टूटेगी? तेल में भारत जो है कुल तेल खरीद का करीब करीब 40%, 42% के आसपास, मतलब $45 बिलियन से ज्यादा रूस से खरीद रहा था। वहां पर चोट किया है ट्रंप ने, वो छीनने की कोशिश है रूस से। हथियार में हमारे, हथियार में भारत सबसे बड़ा दुनिया में आयातक है, और 36%, 36% हमारे कुल हथियार खरीद का रूस से आता है। फिर रूस को चोट पहुंचाया, मोदी जी ने हाँ कर दी है, मोदी जी तैयार हैं। रूस के बाद फ्रांस का नंबर था, फ्रांस को भी दुख होगा जिस भी लेवल का हो। उसके बाद अमेरिका का नंबर था, अमेरिका भी हमें हथियार पर्याप्त देता था, लेकिन अमेरिका पीछे था रूस के मुकाबले काफी। मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले रूस ने हथियारों की एक पूरी सूची भारत को सौंपी थी कि ये हथियार हम आपको देना चाहते हैं। अब इसी समय, क्योंकि वो शायद रूस भी चेक कर रहा था कि मोदी जा करके ट्रंप के सामने क्या करते हैं। रूस ने क्या क्या कहा? रूस ने कहा कि हम आपको सुखोई Su-57 देंगे। भारत, वो अमेरिका जाकर के F-35 पे सहमति बना करके आ रहे हैं मोदी जी, जबकि रूस सुखोई Su-57 जो अत्याधुनिक विमान उसका है वो देने के लिए सूची में 1 नंबर पे वो था। दूसरा मैं बताऊं आपको, IL-78 Mk-90A, IL-78 Mk-90A, इसलिए रिपीट कर रहा हूं, दर्शक नोट करना चाहे नोट कर ले। ये एयर रिफ्यूलर है। ये एयर रिफ्यूलर, ये एरियल जो होता है ना कि रिफ्यूलिंग करना, हमारे चाहे यात्री विमान हो, चाहे कार्गो हो, चाहे सैन्य हो, सब में एरियल
जो है रिफ्यूलिंग का काम कर सकता है, ये देने का ऑफर किया। उसके बाद पैंटिर S1 मिसाइल सिस्टम है, ये मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करता है, ये एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट है। एंटी मिसाइल मतलब मिसाइल को गिराना हो या एयरक्राफ्ट को गिराना हो, उसके लिए है। 1200 मीटर से 30,000 मीटर, 30,000 मीटर मतलब 30 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये देने के लिए कह रहा था। उसके बाद KH-69 सब सोनिक एयर क्रूज मिसाइल, सब सोनिक एयर क्रूज मिसाइल, ये रडार को चकमा देने में बड़ा माहिर है, ये जो क्रूज मिसाइल है सब सोनिक। KH-69 ये ऑफर किया था। उसके बाद RVV-MD2 मिसाइल ये ऑफर किया था। KH-35UE मिसाइल ये ऑफर किया था। KH-58 USHKE मिसाइल ये ऑफर किया था। KH-38 MLE ये बोला था। अब देखिए कितना, मैं पूरी अब सबके अगर ब्यूरो डिटेल कि किसमें क्या खूबियां तो इसी हथियार पे 100 हो जाएगा। उसके बाद 177S जेट इंजन, भारत के लिए जेट इंजन का एक बड़ा मसला है। तेजस का इंजन का आपको पता है अमेरिका के पास कितने दिन का एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, कितने दिन का एग्रीमेंट, तारीख पर तारीख 2023 में डिलीवरी कंप्लीट होनी थी, 2025 का मार्च आ गया, अभी डिलीवरी नहीं हो रही है। उस पे कई बार ऑफिशियल टॉक्स हो चुका है डिप्लोमेटिक उस अमेरिका के साथ, लेकिन अभी तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। उस पर मुझे लगता है ज्वाइंट पीसी में जरूर मुद्दा आना चाहिए था तेजस के विमान के लिए। अभी HAL के चीफ को जो है चेयरमैन को हमारे एयरफोर्स के चीफ ने देखिए उस मामले पर कितना गुस्सा हो गए वो। सुनाई है। तो ये जेट इंजन दे रहा था रसिया 177S। उसके बाद VK 650V हेलीकॉप्टर इंजन, हेलीकॉप्टर भी भारत जैसे चेतक और इस टाइप के तमाम हेलीकॉप्टर्स के प्रोजेक्ट हैं। हेलीकॉप्टर इंजन जो पावरफुल इंजन है, कम ईंधन की खपत है और ताकत ज्यादा है, ये ताकत का ही सारा खेल है। इसीलिए कावेरी से जब बहुत पहले हम चलेंगे इस तेजस के अतीत में, तो कावेरी बना था। कावेरी के जमाने में वो इंजन की ही प्रॉब्लम थी, ताकतवर इंजन नहीं बन पाया था। वो इसीलिए जब ये तेजस फेल होने लगा तब अमेरिका से इंजन लेने की बात हुई कि ताकत इंजन में पावर होना चाहिए। ये VK 650V ये बहुत ताकतवर इंजन था। ये सूची पूरी आई थी और भारत और मोदी जी वहां बैठे, सबसे बड़ा हमारा हथियार ट्रेड का पार्टनर रसिया था, वहां पर कहे कि अब हथियार भी हम आपसे खरीदेंगे। F-35 की बात हुई है, F-35 की बात हुई। F-35 के अलावा एक जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जेवलिन, इस पर भी बातचीत हुई है। स्ट्राइकर है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ये ऐसी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का मतलब होता है कि ऐसी गाड़ी जिसमें सैनिक भी बैठे हैं और उस गाड़ी में असलहे हथियार भी लगे होते हैं, तो वो होता है ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। उसके अलावा P-81 ये समुद्री गश्ती विमान है, टोही विमान जिसको कहते हैं, समुद्री गश्ती विमान है P-81। इसके बाद ड्रोन्स वगैरह पे बात पहले से चल रही है, वो सब तो ले ही रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका से ले नहीं रहा है, बड़े पैमाने पर ले रहा है। अब हम उस पे, अब ये 2 के बाद आप जरा आइए ऊपर चलिए। ऊपर जो हेडलाइन आज की है क्या कि 2030 तक बहुत बड़ा डील हुई है। 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। $500 बिलियन क्यों, आप $1000 बिलियन रख लो। जब भारत आयात आंख बंद करके ट्रंप के मन मर्जी से आयात करने लगेगा तो बढ़ जाएगा। जब तेल आप उसी से खरीदने लगोगे, हथियार उसी से खरीदने लगोगे, मतलब बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर में जो है भारत हथियार और तेल खरीद रहा है। जब सब अमेरिका से लेने लगोगे तो पहुंच जाएगा। आपका निर्यात कहां बढ़ेगा? आप निर्यात पर क्या डील करके आए हो कि भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़े? उस डील में वो पॉइंट कोई तलाश के मुझे बताए, मोदी जी बताएं, IT सेल वाले बताएं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बताएं, अंधभक्त बताएं, जो किसी भी हालत में वो कहेंगे F-35 आएगा, वो F-35 आएगा, फिर यहाँ पर हम बना लेंगे, उसको देख के बना लेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी इलॉजिकल बातें होती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। कोई आए बताए कि इस पूरे एग्रीमेंट में जितने समझौते हुए वहां पर भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को कैसे बढ़ेगा,
$500 बिलियन जो बोला वो ठीक बोला कि आप बढ़ा लो, सब आयात बढ़ा लो, हमसे खरीदो आंख बंद करके, जिस दाम पे जो चीज हम दें आपको। वो तो अमेरिका का बढ़ेगा ना सर। ऑब्वियस सी बात है, उसे वही ट्रंप का तो मकसद, ट्रंप तो अपने देश के लिए कर ही रहे हैं। ट्रंप का मकसद ही है कि अपने देश को ताकतवर बनाना। अब वो ट्रेड बैलेंस जिस देश के साथ उनका गड़बड़ है, जहां पर भी ट्रेड बैलेंस उनका डेफिसिट है, उसको जो है सरप्लस में ले जाना चाहते हैं। तो भारत में डंप करना शुरू कर देंगे, तेल भी भारत को वही देंगे, हथियार भी वही देंगे। फ्रांस जैसा देश है, रूस के साथ दोस्ती, अब बताइए इसके बाद क्या रूस के साथ दोस्ती में खटास आने की आशंका नहीं पैदा होती है? होती है। हम फ्रांस से रफाइल ले रहे हैं। रफाइल अभी मतलब पूरी तरह रफाइल से हमारी वायुसेना चाक चौबंद हो, उससे पहले F-35 की बात हम करने लगे। क्या फ्रांस को भी उम्मीद होगी कि रफाइल का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ेगा? तो आप ऐसा नहीं है कि अमेरिका का रास्ता बंद था। मैं बार बार रिपीट कर दूं, डिफेंस में अमेरिका का रास्ता नहीं बनता। अमेरिका, फ्रांस और यूएस, इन दोनों से रूस अकेले 36% दे रहा था। फ्रांस 10%, 11% के आसपास इजराइल से हम आयात करते थे। फ्रांस और अमेरिका, इन दोनों को मिला करके करीब करीब 40% हमारा जो है डिफेंस इंपोर्ट था। डिफेंस इंपोर्ट करीब करीब 40% था। लेकिन एकाधिकार चाहता है अमेरिका। ट्रंप एकाधिकार चाह रहे हैं कि हम भारत जैसा सबसे बड़ा बाजार, जो सबसे बड़ा खरीदार है, अगर सबसे बड़ा खरीदार हमारी जेब में आ जाएगा तो अमेरिका के लिए बाकी देशों से लड़ना, चीन और रसिया से लड़ना आसान हो जाएगा। ये पूरा का पूरा खेल है। अब इस खेल यहां पर देखिए, इनके अलावा एक नागरिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग का है कि जो छोटे रिएक्टर्स हैं उनको हम भारत को सहयोग देंगे। रिएक्टर्स में फ्रांस, हमारे यहाँ फ्रांस के साथ रिएक्टर्स की डील हुई थी। सब में जो है मतलब अमेरिका चाह रहा है कि बस हमारे प्रभाव में हो। अब एक और मसला है जिसका देश इंतजार कर रहा था, कहीं चर्चा नहीं हुई। इस पर हमने कार्यक्रम किया था चाबहार पोर्ट पर, ईरान वाले चाबहार पोर्ट पर। वो चाबहार पोर्ट का हमने पूरा मैप वगैरह दिखाया था। अगर अभी कंट्रोल रूम के पास वो डाटा मिल पाए तो इसी प्रोग्राम में लगा दें, आखिर में अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, मैं दिखा दूंगा। चाबहार के जरिए जो भारत से चाबहार जो रूट था, उससे जो ओल्ड रूट था, ट्रेडिशनल रूट, वो ट्रेडिशनल रूट भारत के लिए बहुत खर्चीला था। उसकी वजह से विश्व व्यापार में अगर थोड़ा बहुत तरक्की करने गुंजाइश भी थी तो नहीं हो पा रहा था। एक ही पोर्ट है जिसके रास्ते हमारा एक्सेस अफगानिस्तान में या रूस में हो सकता था। वो पोर्ट था ग्वादर, पाकिस्तान का। तो हम पाकिस्तान पे डिपेंड अगर हो जाएंगे, उस पर निर्भर हो जाएंगे, तब हमारे लिए अच्छी बात कहीं से भी नहीं, किसी भी हिसाब से, खाली संप्रभुता और सम्मान की वजह से नहीं, बाकी भी वजहों से तमाम ग्वादर पे। चाबहार पोर्ट को लेकर के 2016 से भारत और ईरान के बीच डील चल रही थी। 2024 में एग्रीमेंट साइन हुआ, सर्बानंद सोनोवाल थे। 10 साल का इन्वेस्टमेंट और तमाम चीजें कि चाबहार के रास्ते भारत का बहुत शॉर्ट रूट पड़ जाएगा, और चाबहार से अफगानिस्तान का रास्ता, काबुल का रूट, और फिर रसिया का रूट। और इतना ही नहीं, उससे जो है नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, एनएस ट्रेड कॉरिडोर, NSTC, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये एक प्रोजेक्ट था कि जो साउथ से चल करके, मतलब दक्षिण से, भारत से लेकर के और उत्तर तक, बिल्कुल यूरोप तक, रूस से ऊपर तक वो रूट जा सकता था। उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। चीन के आर्थिक सोर्सेज, जो इकोनॉमिक सोर्सेज, पैसे उसके पास ना आने पाए, कहीं से भी कमजोर हो जाए, इसके लिए रोक लगाया। और कहा जो भी लोग पार्टनर हैं चीन के, ईरान के साथ कहीं भी, वो भी सावधान हो जाएं। अगर वो कोई निवेश ऐसा करेंगे किसी प्रोजेक्ट में तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस चाबहार पर हमें उम्मीद थी कि बात करेंगे चाबहार को लेकर के कि हमारा इतना बड़ा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसमें हमको आप मौका दीजिए। ये देखिए आपके सामने आ गया वो। ये आप देखिए, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये है, इसमें और फोटोग्राफ्स होंगे, आप दिखा दीजिएगा आगे। ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर, ये देखिए, हाँ, ये इंडिया है। इंडिया से रेड लाइन सीधा देखिए, आगे आपको देखिए दिखेगा चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट है, और ये चाबहार पोर्ट से इधर आप देखिए अफगानिस्तान, और ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग, वो टॉप तक चला जा रहा है। इसी नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर इसको कहा गया, ऊपर तक जा रहा है ये। इसके और फोटोग्राफ दिखाइए, मैं और क्लियर कर दूं इस मसले को। ये देखिए, इसमें देखिए एकदम साफ है नक्शा। ये जो डॉट 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 है, ये मुंबई से चाबहार
और ये यहाँ से फिर चाबहार से ये काबुल अफगानिस्तान में चला गया, और ऊपर जो है ये मैप, ऊपर रसिया है, ऊपर रसिया जो आपने देखा सेंट पीटर्सबर्ग, वहां तक चला जा रहा है ये रास्ता। ट्रेडिशनल रूट जरा दिखाइए, मैप चेंज कीजिए, ट्रेडिशनल रूट दिखाइए, उस रूट में कितना, हाँ ये देखिए, ये जो ब्लैक शुरू हुआ है यहाँ से, ब्लैक ये घूमते 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 रसिया, वो रसिया का पॉइंट आप देखिएगा, वहां तक जा रहा है, ट्रेडिशनल रूट है, सोचिए कितना बड़ा है। और जब ये एनएचटीसी के पहले आई लगा होगा, वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, तो एनएचटीसी ही बोलते हैं। तो ये रेड वाला जो है वो यहाँ शुरू हो रहा है इंडिया से, और रसिया तक, देखिए कितना शॉर्ट हो गया, ये रूट था। ये बाइडेन के समय में, ये पहले ही, ये तो अब मैप वही है, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है ग्वादर और चाबहार में, और कैसे रास्ता पूरा खुल गया है। हटा दीजिए इसको, बस ये रेफरेंस में था कि दर्शकों के सामने तथ्य आ जाए। ये इस पर डील हुई तब भी अमेरिका में सरकारें थी, उस समय भारत को छूट मिली थी, बाइडेन के समय में भी इस पे छूट मिली, ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी ये बातचीत हुई थी। छूट इस पर मिली थी कि भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, तेल नहीं खरीदेगा तो आपको एक जगह पे छूट है, चाबहार पोर्ट वाली छूट है, चलो उस रूट पे आप काम कर लो। अब भारत ने तेल भी नहीं खरीदा, ट्रंप के पिछले कार्यकाल में नहीं खरीदा, बाइडेन का पूरा कार्यकाल 4 साल का निकल गया, ईरान से तेल नहीं खरीदा, जबकि ईरान का तेल सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, भारत के लिए सब और जो है किफायती होता है। तेल भी नहीं खरीदा उस कार्यकाल में, इस 4 साल में। अब बताओ, तेल भी नहीं खरीद रहे हैं, और जो है चाबहार पोर्ट वाला पूरा का पूरा जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको भी पानी में डाल दिया आपने। अब क्या वहां पर हुआ है ऐलान पीसी में? मैं चाहता हूं देश में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए भाई। वहां ऐलान हुआ आईएमईसी, आईएमईसी मतलब भारत और मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा, वही इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसका ऐलान हुआ है। ये भारत से इजराइल, इजराइल से इटली, और इटली से अमेरिका, ये रूट बनेगा। अब ये आज की तारीख में जिसको कहते हैं हम रोड मैप, मास्टर प्लान, ये रखा गया कि भारत से इजराइल, अब ये बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हम सब कुछ निर्णय, चाबहार हमारा 2016 से अगर हम किसी प्रोजेक्ट के पर काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और 2025, 9 साल के सपने को 1 मिनट में कौन होता है ट्रंप रोक दे, तोड़ दे। और हमारे 56 इंच की छाती लेकर के गए प्रधानमंत्री, और वहां से खाली हाथ हिलाते हुए भारत के लिए झुंझुना लेकर के, यहाँ झुंझुना बजेगा, अभी देखिएगा तालियां की, वाह मोदी जी वाह, कमाल कर दिया। मैं एक एक पॉइंट पर मैं चर्चा करने के लिए किसी सरकारी प्रतिनिधि जो मोदी को लगता है सबसे जानकार, और मैं सबसे कम बुद्धिहीन आदमी, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, और इसके लिए भी तैयार हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं। अगर मैं, मेरे गलत साबित होने से इस देश का भला है, तो मैं गलत साबित होने के लिए तैयार हूं, कि मैं जो बोल रहा हूं सबको कोई एक विद्वान आदमी बैठे और सबको खंडित कर दे, नहीं सब में भारत का फायदा। लेकिन कोई समझाएगा? 9 साल के सपने को 1 मिनट में ट्रंप ने तोड़ दिया और कहा आईएमईसी पर काम करेंगे हम, भारत से इजराइल, इजराइल से इटली, इटली से अमेरिका, इस पे काम करेंगे। क्या बात हुई? आप क्यों वहां नहीं बोले कि हम आईएमईसी पे भी काम करेंगे समानांतर? आपके साथ हैं हम अमेरिका के साथ हैं, हम ट्रंप के साथ हैं, हम आपके साथ काम करेंगे, लेकिन चाबहार वाला जो है एनएचटीसी, वो भी कंटिन्यू रहने दीजिए, हमको उस प्रोजेक्ट पर काम करने दीजिए। ये तो आप कह सकते थे कि हम आपके ही निवेदन पर, आपके ही शर्तों पर हमने तेल नहीं खरीदा, हमारा वो प्रोजेक्ट तो पूरा होने दो भाई साहब, हमारे अपने हित भी हैं। खाली मैगी और नूडल्स और चाउमीन की बात करके चले आए। वो मागा के जवाब में, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन्होंने क्या कहा? वो क्लिप होगी एक, मैंने दिया था, कंट्रोल रूम के पास हो तो जरा लगा दे, प्रोग्राम भले 2 मिनट लेट हो जाए, एक क्लिप मैंने दी थी, वो क्लिप अब तक किसी प्रोग्राम में नहीं लगी, इसी के लिए मैंने रखा था। वहां पे मागा और प्लस कहा मिगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, सुनिए। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी
विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। सुना आपने आइंस्टीन साहब को, मागा प्लस मीगा इक्वल टू मेगा। अब ये सब फॉर्मूले नए नए, बी बराबर MC स्क्वायर वगैरह भूल जाइए आप लोग। मागा प्लस मीगा इक्वल टू, ये मीगा मैगी वही मैं कह रहा हूं ना सुबह से, जब से आप बताओ मागा मीगा की बात करके हेडलाइन यहाँ पर तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ये मेक इंडिया ग्रेट अगेन सुनते ही छाती फूलती है गर्व से। हो गया काम, मोदी का काम हो गया। भारत अमेरिका साथ आएंगे तो विश्व को एक नया शेप मिलेगा। अरे पहले भारत का शेप मत बिगाड़ो साहब, अपने देश का शेप, अपने देश की शकल सूरत भविष्य तकदीर उसको देख लो। मैं उस आ रहा था अभी, और प्रोग्राम छोटा पड़ जा रहा, मैं आज इसीलिए खाली मैं कहा तथ्य बोलेंगे आज, जबकि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा अपनी तरफ से। ये हो गया IMEC। IMEC के बाद आइए ब्रिक्स। क्वाड कहा है कि क्वाड में अब काम करना होगा। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे लिए ब्रिक्स और क्वाड समानांतर चलेंगे, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। ब्रिक्स भारत का सपना है। ब्रिक्स की नींव में भारत की ईंट है। ब्रिक्स की नींव में भारत की ईंट है। साउथ अफ्रीका, भारत, ब्राजील, चाइना, ये इसकी नींव में। ब्रिक्स में तमाम देश वो अब ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं। ब्रिक्स का पार्ट, अगर ब्रिक्स के दरवाजे खोल दिए जाएं तो 2 साल के अंदर ब्रिक्स में 2 दर्जन से ज्यादा देश आ जाएंगे। अभी मुझे लगता है कि 20 देश के आसपास, मतलब जो कतार में है, जो जिनका इंटरेस्ट है, वो जो है रुचि दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा ब्रिक्स को, इन्होंने मुर्दा घोषित कर दिया ट्रंप साहब ने। और मोदी जी जहां पर अपनी, जिसकी नींव में अपनी ईंट है, वहां पर मुस्कुरा के चुपचाप चले आए, डायलॉग बाजी करके, टीपी टेलीप्रॉम्प्टर आगे लगा था उसको पढ़ करके बस मागा मीगा करके चले आए। ब्रिक्स की बर्बादी की कीमत पर क्वाड खड़ा होगा क्या? क्वाड में कौन है? क्वाड में है USA, क्वाड में है जापान, क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया और क्वाड में इंडिया। ये क्वाड बनाया ही अमेरिका ने था चीन को बैलेंस करने के लिए। क्या आप अमेरिका के टूल बन जाएंगे? अमेरिका को चीन को बैलेंस करना हो, खुद बैलेंस करें? क्या हम वो छोटे छोटे देश जिनको सामरिक अड्डा बना के रखा है अमेरिका ने रसिया को बैलेंस करने के लिए तमाम सामरिक अड्डे बना के रखे थे, पाकिस्तान तक का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान भी इस्तेमाल हुआ है, और बर्बादी के कगार पर हम कहते हैं भूखा मरेगा। क्या हम अमेरिका, चाइना को काउंटर करने के लिए हम अमेरिका का सामरिक अड्डा बनेंगे, सैन्य अड्डे में तब्दील हो जाएंगे? क्वाड में सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं। अमेरिका विकसित देश है, जापान विकसित देश है, हर तरीके से वो प्रति व्यक्ति आय से लेकर के GDP और GDP से लेकर टेक्नोलॉजी, हर तरीके से विकसित देश है। ऑस्ट्रेलिया विकसित देश है। हम एक विकासशील देश हैं, 143 करोड़ की आबादी, जिसमें 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए टकटकी लगाए रखते हैं। और हम अपने सपने को, जो विकासशील देशों के साथ हमने सपना बुना था, साउथ अफ्रीका विकासशील देश है, ब्राजील विकासशील देश है, हम विकासशील देश है। चाइना की आबादी की वजह से आज भी वो डेवलप्ड कंट्री में नहीं अपने आप को गिनता है। सर एक चीज जानना चाहूंगी, हम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के पास ऐसी क्या मजबूरी है, क्या वो ताकत हमारे पास नहीं है कि जिन मुद्दों पर हम कहीं ना कहीं मुंह की खानी हमें पड़ रही है, या ट्रंप के आगे हमें उनके सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है, क्या मोदी जी के पास वो ताकत नहीं है? भारत के पास वो ताकत नहीं है? क्या मुंह तो जवाब दे सकते थे? देखिए, भारत के पास बहुत ताकत है।
भारत की सबसे बड़ी ताकत जो है वो 143 करोड़ की मार्केट है, लेकिन इस ताकत को रिप्रेजेंट करने के लिए 56 इंच की छाती का एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए। इसके लिए छाती 26 इंच ही हो चल जाएगी, लेकिन उस छाती के भीतर सच्चाई, ईमानदारी और निर्भीकता होनी चाहिए। 143 करोड़ की ताकत बहुत है। ये कोई कहे कि ताकत नहीं, हम डर गए या भारत कमजोर है। भारत आज तो बहुत आगे निकल चुका। 1971 से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। 1971 से 2025 कितने साल हो गए? 29 और 25, 54 साल हो गए। 54 साल पहले जब भारत गेहूं तक विदेश से जिस जमाने में आया करता था शास्त्री जी के समय में, उस 71 में उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस में निक्सन को औकात दिखा दिया था इंदिरा गांधी ने निक्सन की, उसी व्हाइट हाउस में। और मैं बार बार इस प्रसंग को कई बार बोल चुका हूं। ये कहीं मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं, न्यूज लॉन्चर ने नहीं शोध किया है, ये हेनरी किसिंजर की सरकार के विदेश मंत्री ने लिखा है। निक्सन की सरकार के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में पूरे प्रसंग को लिखा है। 54 साल पहले जब भारत कमजोर था, जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी नहीं किया था, आजाद हुए उस मुल्क को आजाद हुए कुल 24 साल हुए थे। कुल 24 साल पहला परमाणु परीक्षण भी नहीं हुआ था। 71 में, 74 में जाके हुआ। और उस देश की क्यों, वो ये नहीं कि केवल इंदिरा गांधी की ताकत थी, इस मुल्क की ताकत इंदिरा गांधी के पीछे थी, जो आज मोदी के भी पीछे है। मुल्क की ताकत, जो भी इस मुल्क का मुखिया होता है उसके पीछे मुल्क की ताकत होती है, आवाम की ताकत होती है। इस मुल्क की, इस देश की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, जो मार्केट थी, उसकी ताकत थी इंदिरा गांधी के पीछे। लेकिन उस ताकत के साथ एक निर्भीकता थी, निर्भय होकर के देश के साथ, उनके साथ कोई अडानी नहीं था, किसी अडानी को नहीं बचाना था। ये फर्क है। इसीलिए मैं आज सिर्फ इस पे अवैध प्रवासी, कितनी बात मैं करूं कि 101 घंटे क्रॉस कर जाएगा खाली फैक्ट गिनाऊंगा तो। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर मोदी जी, अवैध प्रवासियों के मुद्दे, जब कल व्हाइट हाउस जा रहे थे, उसके पहले, उस व्हाइट हाउस पहुंचने के पहले दूसरी खेप तैयार कर रहा था अमेरिका। दूसरी खेप जो भेजी जानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन ये बुलवा दिए होते कि नहीं, भारत के जो भी अवैध प्रवासी जाएंगे वो मानवीय तरीके से जाएंगे, बेड़ियों और हथकड़ियों में नहीं जाएंगे। अब वो कैसे आएंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन एक लाइन बुलवा देते, इतना बुलवा देते। टैरिफ की चर्चा, आपके पीसी के, आप व्हाइट हाउस जाने के पहले आप दरवाजे थे तो टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, आप टैरिफ पर कोई बात नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। जो 8-10 दिन पहले तहब्बुर राणा को भारत भेजने, प्रत्यर्पण करने के लिए जो अमेरिका ने ऐलान किया था, उसी को आज रिपीट करवा दिए कि भारत की मीडिया इसी पे कर लेगी। तहब्बुर राणा नाम से बहुत कुछ मिल जाएगा भारत की मीडिया को, उस नाम में ही बहुत कुछ मिल जाएगा। अरे नाम छोड़ो ना उस तहब्बुर राणा का, उसका एक ही नाम है, आतंकी है बस। और 10 दिन पुरानी खबर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको चर्चा में ला करके, और कोई नहीं। इससे फाइनल लाइन कहूं, मैं तथ्य और तर्क ही खाली आधे घंटे से दे रहा हूं, मैंने कोई आज और इधर उधर की नहीं कोई बात की है। इससे नाकाम, इससे जो है अपमानजनक कोई विदेश दौरा नहीं रहा है कभी किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का, किसी भी जो है राष्ट्राध्यक्ष का, कहीं किसी बड़े देश में। बस इतना आप समझ लीजिए, ये गए थे, अमेरिकन बुला करके सब खाली करवा लिया और रवाना कर दिया। अब आगे देखिए क्या इसके कितने इसके आगे दूरगामी परिणाम निकलते हैं, ये वक्त बताएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी मागा प्लस मीगा इज इक्वल टू भारत का बड़ा नुकसान करके नरेंद्र मोदी वापस आए। अब मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कितना ज्यादा बढ़ चढ़ के सरकार की पीठ थपथपाएगी वो तो शाम को ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन कोई अगर आपसे कहे कि मोदी जी ने अमेरिका में जाकर के कहीं ना कहीं ट्रंप को लाल आंखें दिखाई,
उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए, बेहतरीन एनालिसिस के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा।